हेलो डियर स्टूडेंट्स, अग्निपथ कोर्स में आपका स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था 1D मोशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, 1D मोशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसकी तमाम जो बातें होती हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, उन बातों को देखने का ट्राई करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक डेफिनेशन से। बेसिक जो चीजें हैं उनसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रोजेक्टाइल मोशन के अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं कि इफ अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट at a certain angle with its initial velocity where the angle should not be 0 degree or 180 degree, then the object will follow a parabolic path and the motion is called projectile motion। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के इनिशियल वेलोसिटी से किसी एंगल पे अगर कांस्टेंट फोर्स एक्ट करे जिसमें एंगल 0 डिग्री एंड 180 डिग्री के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी जो है या फोर्स एंड इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कोलिनियर नहीं होने चाहिए। तो वैसा मोशन जिसमें फोर्स जो है, फोर्स और वेलोसिटी आपस में कोलिनियर ना हो और उस पार्टिकल पे कांस्टेंट फोर्स लगे, तो वैसे केस में पार्टिकल जो है, ऑब्जेक्ट जो है, एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, एक पैराबोलिक पाथ पे मोशन होता है एंड उस मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जिस कांस्टेंट फोर्स की बात करते हैं हम लोग, वो कांस्टेंट फोर्स बहुत सारे टाइप का हो सकता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है। तो इस टाइप की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे जो ये हम लोग का काइनेमेटिक्स में जो प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट है, इसमें वो कांस्टेंट फोर्स हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स काउंट करके चलते हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड इज अ केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर पार्टिकल कोई पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है तो कितने टाइप के वैरायटी के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, क्या क्या कैटेगरी होता है। कैटेगरीज की अगर बात करें तो इसको टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। और फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल टू सेम हॉरिजॉन्टल, मीन्स कि किसी पार्टिकल को जिस हॉरिजॉन्टल सरफेस से फेंका गया, अगर वो पार्टिकल दोबारा से सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आ जाए तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल टू सेम हॉरिजॉन्टल। सेकेंड केस होता है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर, यानी कि पार्टिकल को किसी हाइट से फेंका जाए, ठीक। तो किसी भी हाइट से पार्टिकल को फेंका जाए तो इसके 3 तरीके हो सकते हैं हाइट से फेंकने के। कि पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, हाइट से फेंकने वाले में केसेज क्या क्या आ सकते हैं। पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंक दिया, पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पे फेंक दिया, और पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बिलो ऐसे फेंक दिया। ये 3 तरीके हो सकते हैं किसी पार्टिकल को हाइट से फेंकने के। इट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर, ठीक है। एंड थर्ड केस जो प्रोजेक्टाइल का आता है, दैट इज प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन सरफेस। इंक्लाइन सरफेस में 2 वैरायटी है, 2 केसेज है। एक है डाउन द इंक्लाइन, ऊपर से पार्टिकल को नीचे फेंका गया, एंड दूसरा है अप द इंक्लाइन। तो पहला जैसे यहां पर डिफाइन किया, अप द इंक्लाइन एंड डाउन द इंक्लाइन। जब पार्टिकल को नीचे से इंक्लाइन सरफेस पर ऊपर फेंकेंगे, दैट इज द केस ऑफ अप द इंक्लाइन, प्रोजेक्टाइल अप द इंक्लाइन। एंड पार्टिकल को जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल डाउन द इंक्लाइन। अब ये तो ऐसे 3 वैरायटी मैंने बताया। अब इसमें जैसे अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट की अगर बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोजेक्टाइल जो है एक 2 डायमेंशनल मोशन है, 2D मोशन है। एंड एनी 2D मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1D मोशन। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन को जब भी डील करना है तो 2 1D मोशन की तरह डील करना है। एक एक्स एक्सिस मान लेते हैं, दूसरा वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो एक मोशन हम लोग का एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलता है, दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग चलता है, और उन्हीं को दोनों को कंबाइन करके बाकी तमाम जो रिजल्ट्स हैं, तमाम जो बातें हैं, उन लोग डिस्कस करते हैं। तो अब जैसे इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि याद भी होगा सबको। जैसे मैं कुछ फॉर्मूले यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ। जैसे अगर किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल सरफेस से अगर u वेलोसिटी से फेंका जाए और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर इसका थीटा हो, तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल कितनी देर तक यहाँ पे एयर में रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट।
ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से मैक्सिमम कितना हाइट पे जाएगा? ये हो गया मैक्सिमम हाइट अबव द हॉरिजॉन्टल, एच मैक्स। एंड ए पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कितना दूर जाएगा, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। यहां से यहां तक हो गया रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इसके अगर बेसिक फॉर्मूले की बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, इसके फॉर्मूले हम डिफाइन कर सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर फॉर्मूला डिफाइन करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ध्यान होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट टी जो होता है 2u/y अपॉन जी, जहां पे ui इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, तो यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux इक्वल टू u cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट uy इक्वल टू u sin थीटा। तो 2uy/g ये हम लोग का टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है। इसी को थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं 2u sin थीटा, 2u sin थीटा बाय जी। तो ui की वैल्यू रख दिया u sin थीटा, तो ये हो गया 2u sin थीटा बाय जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला फाइंड करें, ये होता है uy स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, uy स्क्वायर अपॉन 2g। जी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, ये हमेशा एक्ट कर रहा है। और इसी को थीटा के फॉर्म में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो बच्चों ये चीज ध्यान होगा कि जैसे जो फॉर्मूले हम लोग याद करते हैं, तो ये जैसे ये थीटा के फॉर्म में तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे याद कर लेते हैं कि 2u साइन थीटा बाय जी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि ये फॉर्मूले भी ध्यान रहना चाहिए, ux और ui के टर्म में भी इनको याद रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि थीटा नहीं गिवन होता है और हम लोग को ux एंड ui के टर्म में ही चीज़ों को सॉल्व करना पड़ता है। तो वैसे केसेज में ये फॉर्मूला हम लोग के लिए ज़्यादा यूजफुल है। अगर वेलोसिटी का x या y कंपोनेंट अगर दिया हुआ है तो उन कंपोनेंट्स को यूज करके कैसे हम लोग जो है रिजल्ट कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट केवल दिया हुआ है, थीटा को नहीं गिवन है, तो डायरेक्टली इसको यूज कर लो। ऐसे ही रेंज का फॉर्मूला भी याद होगा। रेंज का फॉर्मूला अगर लिखा जाए तो रेंज जो होता है बेसिक फॉर्मूला 2 टाइम्स ux uy बाय जी। एंड इसी में ux ui जो है, ux और ui को अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद ये आ जाती है वैल्यू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो ये अगर देखा जाए तो ये हम लोग के प्रोजेक्टाइल जो हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है उसका एकदम बेसिक रिजल्ट्स हैं, 3 बेसिक रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी रिजल्ट्स आते हैं। जैसे एक रिजल्ट ये भी होता है कि जो रेंज है वो रेंज मैक्सिमम किस एंगल के लिए होता है। तो अगर किसी पार्टिकुलर गिवन वेलोसिटी के लिए अगर पार्टिकल को 45 डिग्री पे जो है 45 डिग्री पे अगर ये थीटा जो है 45 डिग्री अगर है तो उस केस में रेंज अलोंग द हॉरिजॉन्टल जो है ये मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल क्या है, वो तमाम फॉर्मूले होते हैं। तो वो सब होपफुली जो है सब लोग जानते होंगे, नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, आप लोग बुक्स वगैरह में देख सकते हैं। तो ये जो है ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल का केस हुआ। अब जैसे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर के केसेज की अगर बात करें तो जब भी किसी हाइट से पार्टिकल को फेंका जाए तो उसको सॉल्व करने का मेरा सजेशन ये रहेगा कि कोई फॉर्मूला याद करने का नीड नहीं है। जब भी किसी हाइट से पार्टिकल को फेंका जाए, सिंपल सी बात है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मानना है और वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो भी बातें हैं उसको एक्स और वाई के लॉन्ग रिजॉल्व करके और सीधे 2 1D में इसको सॉल्व कर लेना है। जैसे ये भी केस है तो यहाँ से इसका ये ओरिजिन मानेंगे, ये हम लोग का एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस हो जाएगा। अब वेलोसिटी का एक्स एंड वाई कंपोनेंट फाइंड कर लो, फिर उसके हिसाब से इनिशियल वेलोसिटी आ गई तो फिर एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है, उसके हिसाब से एक्स और वाई की इक्वेशंस क्या होगी वो लिख के दोनों डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे, चीजें सॉल्व हो जाती हैं। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन सरफेस की बात करें तो इंक्लाइन सरफेस में अगर देखा जाए तो दो रिजल्ट मतलब बेसिकली रिजल्ट्स यहाँ भी सेम ही आते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का आता है, मैक्सिमम हाइट आता है, रेंज आता है, ये सब चीजें आती है, तमाम बातें। लेकिन इसमें जैसे एंगल्स क्या क्या आते हैं, तो एक जैसे इन इंक्लाइन सरफेस का एंगल होता है, तो इंक्लाइन सरफेस का एंगल मान लो बीटा, और हॉरिजॉन्टल से इस पार्टिकल को कितने एंगल पे फेंका गया ये एंगल अल्फा। और फिर से सेम चीज, इसको ओरिजिन मानो, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस मान सकते हो या ऐसे कर सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे इंक्लाइन का ही केस है
तो हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि ये कैलकुलेशन सारा इंक्लाइन के अलोंग हो रहा है, तो जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसको ओरिजिन मानेंगे। इंक्लाइन सरफेस के अलोंग इसको एक्स एक्सिस मान लेंगे, और इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर ये हम लोग का वाई एक्सिस हो जाएगा। एंड अब जो भी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उन दोनों को एक्स और वाई के अलोंग रिजॉल्व कर लो। तो अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, ऐसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करते हैं और बाकी सारी चीजें हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो सॉल्व करने का एक अप्रोच मैंने बताया कि प्रोजेक्टाइल को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये थ्योरी जो डिफाइन किया जाता है, तो फॉर्मूले डिराइव करने के लिए इस टाइप के एक्सिसेज लिए जाते हैं, और फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज अलोंग द इंक्लाइन, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द इंक्लाइन, वो सारे फॉर्मूले जो है डिफाइन करते हैं किस एंगल पे फेंका जाए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो ताकि रेंज मैक्सिमम हो अलोंग द इंक्लाइन। तो तमाम रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो मैं सारे रिजल्ट्स वगैरह जो है यहाँ पर तो अभी डिफाइन नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का कोर्स का मेन मोटिव ये है कि जैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के प्रोजेक्टाइल की चीज़ों को कैसे डील करना, उस पॉइंट को डिस्कस करना। तो मैं जो भी प्रोजेक्टाइल की यहाँ चीज़ें हैं, जैसे जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर हम लोग कैटेगरी डिवाइड किए हैं, तब से कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा, और फिर मैं वहाँ पे अप्रोच बताने का ट्राई करूंगा कि कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन की चीज़ों को अप्रोच करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल से, जो फर्स्ट हम लोग का केस था। हॉरिजॉन्टल टू सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल टू सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इसमें एकदम एक बेसिक क्वेश्चन जो जिसमें चीजें सारी इन्वॉल्व हो सकती हैं, उससे स्टार्ट करता हूं। जैसे मान लिया कि जैसे एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से थ्रो किया गया, एंड सपोज ये पार्टिकल ऐसे जो है यहां से यहां तक गया। ठीक है, ये इसका पाथ दे रखा है। अब गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, इसको समझते हैं। इंफॉर्मेशन ये है कि एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से किसी पार्टिकुलर एंगल पर फेंका गया। आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन, आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन, फेंकने के 2 सेकेंड बाद ये पार्टिकल जो है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। तो फेंकने के 2 सेकेंड बाद ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। तो मान लो कि ये हम लोग का 2 सेकेंड बाद यहाँ पे आया, तो 2 सेकेंड बाद हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का ओरिजिन से फेंका गया, ये टी इक्वल 0 का सिचुएशन है, और यहां से यहां पहुंचने में इसको जो टाइम लगा वो 2 सेकेंड लगा। एंड फिर इस पॉइंट से लेके मैक्स, ये जो है बोला है कि नेक्स्ट 1 सेकेंड में कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से फेंका गया किसी पार्टिकुलर एंगल एंड पार्टिकुलर वेलोसिटी पे। आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, एंड इन नेक्स्ट 1 सेकेंड वेलोसिटी बिकम्स हॉरिजॉन्टल। अगले 1 सेकेंड में वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है। यानी कि हॉरिजॉन्टल होने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम हाइट पे चली गई। अगले 1 सेकेंड में, आफ्टर 1 सेकेंड, वेलोसिटी बिकम्स हॉरिजॉन्टल, यानी कि यहां पे वेलोसिटी पहुंच गई। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी से फेंका गया था। इनिशियल जो है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। ठीक है, तो पार्टिकल किस वेलोसिटी से फेंका गया और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा जो है इसकी वैल्यू क्या है, ये पूछा है क्वेश्चन। फाइंड u एंड थीटा। तो क्वेश्चन समझ गए सब लोग। एक पार्टिकल जो है, एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी एंड पार्टिकुलर एंगल पे थ्रो किया गया। आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, एंड इन नेक्स्ट 1 सेकेंड इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल। अगले 1 सेकेंड में ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, यानी कि 3 सेकेंड में पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे चला गया। ये क्वेश्चन में दे रखा है।
एंड अब बोला है कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू क्या होगी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा क्या होगा। अब देखो, जैसा मैंने अभी बताया था कि अगर कहीं भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं दिया हुआ है, किसी क्वेश्चन में अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा नहीं दिया हुआ है, तो सबसे बेस्ट ये होता है कि जो भी फॉर्मूले हैं उसको थीटा के फॉर्म में ना यूज करके सीधे यूएक्स और यूआई जो है उसको यूज किया जाए, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी हम लोग का एक्स और वाई एक्सिस है उसके अबाउट जो चीज़ों को सॉल्व किया जाए। अब चूंकि ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का केस है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हुआ, इसको ओरिजिन मान लिया, ये जो है हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस मान लिया, एंड वर्टिकली अपवर्ड ये वाई एक्सिस मान लिया। ठीक है, अब देखो, मैंने मान लिया कि इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये हो गया यूएक्स, एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये हो गया यू वाई। तो यू एक्स एंड यू वाई ऐसे एज्यूम कर लिया। अब जैसे क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उन इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है कि 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है, और इन नेक्स्ट 1 सेकंड वो हॉरिजॉन्टल हो गई, यानी कि 3 सेकंड में पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे चला गया। तो 3 सेकंड में पार्टिकल अगर मैक्सिमम हाइट पे चला गया, तो यहां से तो टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट पता है कि 6 सेकंड है, 3 सेकंड ऊपर जाने का और 3 सेकंड नीचे आने का, तो टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है। और इसका यूज करके मैक्सिमम हाइट पे जाने का टाइम यूज करके हम लोग डायरेक्टली यू वाई फाइंड कर सकते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो यहां से एक पार्टिकल को यू वाई वेलोसिटी से फेंका गया, किसी पार्टिकल को यू वाई वेलोसिटी से फेंका गया, और ये चीज जानते हैं 1D मोशन का रिजल्ट है कि अगर किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे जाने का टाइम क्या होता है जी, यू बाई जी। मैक्सिमम हाइट पे जाने का टाइम यू बाई जी। तो यहाँ पे पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड कितने से फेंके हैं, यू आई से फेंके हैं, तो मैक्सिमम हाइट पे जाने का टाइम यू आई बाई जी। तो यू आई बाई जी की वैल्यू दे रखा है, तो हियर यू आई बाई जी कितना दे रखा है, 3 दे रखा है ना। तो यू आई बाई जी इसकी वैल्यू क्या है, 3 के इक्वल, यानी कि यहां से आ जाएगा यू वाई दैट इज 3G, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल वेलोसिटी तो आ गया, तो इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग को जो है यूएक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यूएक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए और कुछ अप्रोच हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि यहां से यहां जाने में पार्टिकल को 2 सेकंड लगा, और यहाँ पे जो भी वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या है, 30 डिग्री। अब देखो एकदम आसान चीज है कि अगर किसी पार्टिकल को यहां से यहां जाने में अगर 2 सेकंड लगा, तो आफ्टर 2 सेकेंड इसकी वेलोसिटी क्या होगी तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में ये चीज पता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हम लोग डिस्कस किसको कर रहे हैं, मोशन द ग्रेविटी को। तो मोशन द ग्रेविटी में जो भी फोर्स लग रहा है वर्टिकल लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो जीरो है। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो है तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी जीरो होगा और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। तो अगर ये यहां पे यूएक्स है तो यहां भी क्या रहेगा जी, यूएक्स ही रहेगा। और यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी मान लो कुछ वी वाई है। अब देखो जी एकदम आसान चीज है, इनिशियल यहां पे वेलोसिटी है यू वाई की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड, और यहां से यहां जाने में टाइम लग रहा है 2 सेकेंड, और मुझे फाइनल वेलोसिटी पूछा है। डायरेक्टली v इक्वल टू यू प्लस एटी फॉर्मूला यूज करेंगे, आ जाएगा। तो O से P तक का, फ्रॉम पॉइंट O टू P, इक्वेशन लिखते हैं यहां से यहां तक का। तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी। अब देखो फाइनल वेलोसिटी भी अपवर्ड है, इनिशियल भी अपवर्ड है, अपवर्ड को पॉजिटिव मान लेते हैं, ये भी प्लस रहेगा ये भी प्लस रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन जी तो डाउनवर्ड है ना, वो तो माइनस रहेगा ना, और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और -10 और × 2 कितना आ गया जी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो
आफ्टर 2 सेकेंड इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद काम आसान हो गया कि यहां से यहां जाने में वर्टिकल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब देखो, अब यहां पे बोला है कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो नेट वेलोसिटी अगर 30 डिग्री पे है तो tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, यहां अप्लाई करेंगे ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी वाई अपॉन वी एक्स। तो नाउ अब यहां पे एंगल अल्फा मान लेते हैं, tan अल्फा, tan अल्फा इज वी वाई अपॉन यू एक्स, और एंगल क्या है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू वी वाई की वैल्यू क्या है 10 फाइंड किए हैं अपॉन यू एक्स, यानी कि ये हो जाएगा यू एक्स इज इक्वल टू, यहां पे tan 30 1/√3 होगा ना, तो 1/√3 √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी 10√3 मीटर पर सेकेंड, ये यू एक्स की वैल्यू आई। ठीक है, तो अब देखो जी, हमारे पास पूछा था कि इनिशियल वेलोसिटी यू क्या होगा। इनिशियल वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट भी फाइंड कर चुके हैं और इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट भी फाइंड कर चुके हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी तो आ गया, यानी कि u की वैल्यू हो जाएगी दैट इज √u(x)² प्लस uy², ये आएगा ना जी, एंड ux² करेंगे तो कितना आएगा 10√3 का स्क्वायर और प्लस uy² कितना आएगा 30 का स्क्वायर, ये हो गया 100 इंटू 3 दैट इज 300 एंड प्लस 900। ठीक है, तो 9 प्लस 3 1200 √1200। ठीक है, तो इसको 400 इंटू 3 लिख सकते हैं, 400 से इधर आएगा 20, दैट इज 20√3 मीटर पर सेकेंड, ये यू की वैल्यू रही होगी। ठीक है, 900 प्लस 300 1200 एंड 1200 इज 400 इंटू 3 एंड 400 क्या होगा 20 का स्क्वायर, तो 400 को बाहर किया 20 बाहर आ गया 20√3 मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियल वेलोसिटी आ गया, और एक बार इनिशियल वेलोसिटी आ गया तो ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा की बात कर रहे हैं ये तो हम लोग फाइंड कर ही लेंगे ना कि tan थीटा इक्वल टू अगेन p बाई बी यू आई अपॉन यू एक्स। नाउ tan थीटा दैट इज यू वाई अपॉन यू एक्स, एंड यू आई की वैल्यू है 30 और यू एक्स है 10√3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 10 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा जी √3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा इज 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन जो था जिसमें मैंने ये चीज बताने का ट्राई किया कि जैसे हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल वाले जो केस प्रोजेक्टाइल के आते हैं उसमें किस वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन टाइम ऑफ फ्लाइट्स वगैरह का दे सकता है, वेलोसिटी का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, लेकिन ध्यान ये रखें कि बेसिक यहाँ पे नेचर सेम है प्रोजेक्टाइल का, कि हमें ये देखना होता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के इक्वेशन लिखने के लिए उसमें क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन लिखने के लिए उसमें क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। उन इंफॉर्मेशंस को सही तरीके से यूज करना है और जो चीज फाइंड करना है हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा सबको। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल जो है इसका एक केस सॉल्व कर लिया हम लोग, आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें एक दो ऐसे ही मिक्स क्वेश्चंस मैं कराता हूं, जैसे अब इसमें एक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर का भी केस सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि जैसे एक ट्रॉली है, बेसिकली एक ट्रेन कंपार्टमेंट है जिसका डायमेंशन दे रखा है, एक ट्रेन कंपार्टमेंट का डायमेंशन गिवन है,
एक ट्रेन कंपार्टमेंट है, इसकी डायमेंशन दे रखी है, लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द कंपार्टमेंट दैट इज ये दे रखा है 20 मीटर, लेंथ दे रखा है 20 मीटर। इसकी हाइट जो है, हाइट दे रखा है 3.2 मीटर, और इसका विड्थ जो है, विड्थ दे रखा है 2.4 मीटर। ये एक ट्रेन कंपार्टमेंट का डायमेंशन है। लेंथ इज 20 मीटर, हाइट इज 3.2 मीटर एंड विड्थ इज 2.4 मीटर। क्वेश्चन ये है कि ये कंपार्टमेंट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कंपार्टमेंट कांस्टेंट वेलोसिटी से v0 वेलोसिटी से ऐसे आगे जा रहा है, ठीक है। एंड किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे इस कंपार्टमेंट के सबसे टॉप कॉर्नर, इस कॉर्नर पे, यहां पे इस कॉर्नर पे एक पार्टिकल इंटर कर रहा है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली ऐसे एक पार्टिकल इंटर किया, ठीक है। मान लो दिस इज कॉर्नर ए। तो कॉर्नर ए पे एक पार्टिकल जो है ऐसे हॉरिजॉन्टली इंटर किया, और इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू दिया हुआ है। अब इस ट्रेन कंपार्टमेंट में दो नीचे के कॉर्नर हैं, ये कॉर्नर बी है और यहां का कॉर्नर सी है। अब क्वेश्चन ये है कि ये ट्रेन कंपार्टमेंट ऐसे आगे बढ़ रहा है, और इस राइट टॉप कॉर्नर पे, यहां पे ऊपर के टॉप कॉर्नर पे एक पार्टिकल u वेलोसिटी से ऐसे सीधे इंटर किया, और सीधे इंटर करके जस्ट आगे वाला कॉर्नर पे ना गिर के, ये बोला है कि पार्टिकल ए पे इंटर किया लेकिन हिट कर रहा है कॉर्नर सी पे। तो यहां पे पार्टिकल हॉरिजॉन्टली इंटर किया लेकिन बी पे ना जाकर वो हिट कर रहा है किस पे, सी पे। तो क्वेश्चन ये है कि if the particle hits the floor at point C, then find first velocity of the particle u and second velocity of the train compartment। अगर ये पार्टिकल जो है पॉइंट सी पे अगर हिट किया है, अगर ये पार्टिकल नीचे फ्लोर पे पॉइंट सी पे अगर कॉर्नर पे हिट किया है, तो ये पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से इंटर किया था, और ये ट्रेन कंपार्टमेंट जो है कितनी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछा है जी। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो कुछ पॉइंट्स में बताने का ट्राई करूंगा कि प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर के जो केसेस जाते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में ये चीज बताया भी था कि प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल के बहुत सारे क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, और डिफरेंट वैरायटी में कुछ है नहीं, मतलब उसमें बेसिक चीज वही है कि हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन लिखनी है, वर्टिकल की इक्वेशन लिखनी है, और जो इन्फॉर्मेशन दी है उनको यूज करना है। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर में एक चीज बताऊंगा कि जैसे कभी भी ऐसा केस आए कि किसी पार्टिकल को किसी हाइट से फेंका गया और वो नीचे आया और उसमें कुछ चीजें कैलकुलेट करनी हो, सबसे फर्स्ट कैलकुलेशन हमें जो है उसके टाइम ऑफ फ्लाइट का करना होता है। मीन्स कि उस पार्टिकल को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, सबसे पहला कैलकुलेशन ये करते हैं, और उसके बाद बाकी चीजें जो है कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पार्टिकल जब यहाँ पे u वेलोसिटी से फेंका गया, तो ये पार्टिकल ग्राउंड पे आने में कितना समय लगा है, टाइम क्या है, ये हम लोग को पहले फाइंड करना होगा। तो अब यहाँ पे अगर इसको नीचे गिरने का टाइम अगर कैलकुलेट करें, तो देखो ये पार्टिकल यहाँ पे हॉरिजॉन्टली इंटर किया है। किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली अगर हम लोग थ्रो करते हैं, किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली अगर थ्रो करते हैं, तो इसका वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है। वर्टिकल वेलोसिटी इस पार्टिकल की 0 है, और इसको h हाइट नीचे आना है, यानी कि h हाइट नीचे आने में जो टाइम लगता है वो 2h/g लगता है ना। तो इस पार्टिकल को नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो 2h/g लगेगा, where h इज द हाइट। तो पहले टाइम फाइंड कर लो। टाइम टेकन by the particle to reach at the फ्लोर पे पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। टाइम t, ये फॉर्मूला होगा √2h/g। तो h की हाइट कितनी है, यहां पे हाइट कितना है कंपार्टमेंट का, 3.2 मीटर। तो √2h 2 इंटू 3.2 एंड अपॉन g, g कितना है 10। ये हो गया अंडर रूट
0.64, रूट 0.64, ये हो जाएगा 6.4/10, ये आ जाएगा 0.8। तो 0.8 सेकेंड इस पार्टिकल को ग्राउंड वो फ्लोर पे आने में, फ्लोर तक नीचे आने में इसको टाइम कितना लगा? 0.8 सेकेंड ये टाइम लगा। अब इसका यूज करते हैं। अब देखो यहां के बाद केस आसान हो गया। अब सिचुएशन क्या है कि इस पार्टिकल को ऐसे फेंका, ये पार्टिकल नीचे आना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि पार्टिकल उड़ के पीछे जा रहा है क्या कि जब इस पार्टिकल को ऐसे फेंकेंगे तो ये पार्टिकल जब ऐसे फेंका गया और जब पार्टिकल नीचे आ रहा था तो ट्रेन कंपार्टमेंट भी आगे बढ़ रहा है ना। तो जब तक ये पार्टिकल यहां से नीचे आया तब तक ट्रेन कंपार्टमेंट जो है यहां पे आगे आ गया, यानी कि बी की जगह पॉइंट सी आ गया। तो अब देखो, अब ये टी टाइम जो हम लोग का नीचे आने वाला टाइम है, पार्टिकल को नीचे आने वाला टाइम होते नहीं देर में पार्टिकल ने क्या किया कि एक तो पार्टिकल सामने की तरफ गया और उसको बी तक पहुंचना था, लेकिन बी की जगह पर सी पॉइंट आ गया। लेकिन ये विड्थ तो पूरा पार्टिकल कवर कर लिया है ना। तो जितनी देर में पार्टिकल नीचे आया उतनी देर में ट्रेन का विड्थ जो है कवर कर लिया, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रहा होगा क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वेलोसिटी जो है इससे कवर किया होगा। तो अब देखो, इसके पास वेलोसिटी है u और टाइम लगा t, उतनी देर में इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2.4 मीटर, यानी कि यहां से u की वैल्यू आ जाएगी 2.4 मीटर एंड अपॉन 0.8 सेकेंड, दैट इज, ये 3 से कैंसिल होगा, 3 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ये रहेगा 3 मीटर पर सेकेंड। जब तक पार्टिकल नीचे आया उतनी देर में विड्थ के लॉन्ग चला गया। तो कितना विड्थ के लॉन्ग गया ये देखना है। तो विड्थ के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2.4 मीटर। तो 2.4 मीटर विड्थ के लॉन्ग चला गया। तो 0.8 सेकेंड में पार्टिकल नीचे आया और 0.8 सेकेंड में ही पार्टिकल विड्थ के लॉन्ग आगे चला गया। तो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब आते हैं वी नॉट पे। जितनी देर में पार्टिकल यहां से नीचे आया, इसको गिरना चाहिए था पॉइंट बी पे, लेकिन हिट किया कहां पे? पॉइंट सी पे। यानी कि जब तक ये पार्टिकल नीचे आया उतनी देर में पॉइंट सी जो है वो शिफ्ट होकर यहां पे आ गया ना। यानी कि इस ट्रेन कंपार्टमेंट का डिस्प्लेसमेंट जो उतनी देर में कितना हो गया? 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। इतना डिस्प्लेस कर दिया। और वो किस वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? वी नॉट से। अब इसको अप्लाई करो कि वेलोसिटी वी नॉट और इनटू टाइम, और दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 20, यानी कि यहां से आ जाएगा वी नॉट इंटू 0.8 दैट इज इक्वल टू 20, ये आएगा। यानी कि वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। तो 25 मीटर पर सेकेंड ये वी नॉट आ गया। तो ये हम लोग का एक बेसिक एग्जांपल था। ये जो है ये चीज एक्सप्लेन करता है बेसिकली। यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज सीखने का ट्राई किया कि जैसे कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे आया उतनी देर में क्या क्या इसके डिस्प्लेसमेंट्स हो सकते हैं। तो एक चीज प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर में एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी किसी हाइट से पार्टिकल को फेंका जाए, जब किसी हाइट से पार्टिकल को फेंकते हैं तो सबसे पहला कैलकुलेशन ये होता है कि उस पार्टिकल को नीचे आने में कितना टाइम लगा। नीचे गिरने का टाइम पता कर लेंगे, सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये हम लोग को सबसे पहले फाइंड करना होता है। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा सबको। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक इंक्लाइन सरफेस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको ट्राई करते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि दो इंक्लाइन सरफेसेज हैं, डबल इंक्लाइन सरफेस है। एक इंक्लाइन सरफेस ये हो गया, दूसरा इंक्लाइन सरफेस ये है। ठीक है, ये जो फर्स्ट इंक्लाइन सरफेस है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ये दे रखा है 60 डिग्री और इसका दे रखा है 30 डिग्री। किसी पार्टिकल को फर्स्ट इंक्लाइन सरफेस यहां से किसी पार्टिकल को पॉइंट पी से फेंका गया और हॉरिजॉन्टल से बोला है कि 30 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे
u वेलोसिटी से इस पार्टिकल को थ्रो कर दिया गया। अब ये पार्टिकल एक प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करते हुए ऐसे आया सेकंड इंक्लाइन सरफेस पे, और ये कंडीशन है कि सेकंड इंक्लाइन सरफेस पे ये पार्टिकल जो है इस इंक्लाइन सरफेस को परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर है। सपोज दिस इज पॉइंट क्यू, ठीक है। तो इस पार्टिकल को पी से फेंका गया और क्यू पे जाके ये परपेंडिकुलरली जो है सेकंड इंक्लाइन सरफेस को हिट किया। क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल को पी से क्यू तक जाने में कितना टाइम लगा होगा, मींस टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फाइंड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम पी टू क्यू। ये टाइम क्या होगा, ये हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझ गए सब लोग कि पार्टिकल को पी से फेंका गया, क्यू तक पहुंचने में क्या टाइम लगेगा, ये फाइंड करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो इसमें बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम लोग चाहें इसको तो हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल वाले पे भी से भी सॉल्व कर सकते हैं कि उसमें एक मेथड होता है कि किसी पार्टिकल को किसी पॉइंट से फेंका जाए तो किसी भी दूसरे पॉइंट पे पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा उसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वो अप्रोच अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी होगा। अब इसको मैं दो शॉर्ट अप्रोच से, दो शॉर्ट फॉर्मूले से इसको सॉल्व कराऊंगा। और फर्स्ट अप्रोच पे जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीन चार अप्रोच हैं, लेकिन हम लोग जो शॉर्टेस्ट अप्रोच हो सकता है, जो शॉर्टेस्ट वे हो सकता है सॉल्व करने का, उससे हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो अब जैसे एक मेथड में सॉल्व करता हूं, जैसे मान लो फर्स्ट मेथड। अब जैसे कुछ एनालाइज करते हैं वेलोसिटीज के बारे में कि जैसे यहां से पार्टिकल बोला गया था, इस इंक्लाइन सरफेस पे पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे फेंका गया। अब देखो जी, ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी तो 60 ही रहा होगा ना, और ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री हो गया। यानी कि पार्टिकल को इस इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर फेंका गया था। दूसरी बात, ये अगर एंगल 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ये दोनों इंक्लाइन सरफेस जो हैं ये भी तो आपस में परपेंडिकुलर ही है ना। एंड अगर ये दोनों सरफेस आपस में परपेंडिकुलर हैं, अगर एक को एक्स एक्सिस मान लूंगा तो दूसरा ऑटोमेटिक वाई एक्सिस मान लेंगे तो कोई दिक्कत हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे ये जो इंक्लाइन सरफेस है इसको मैंने मान लिया एक्स एक्सिस। किसी प्लेन में कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन एक्सिस हो सकती है, इसको एक्स मान लिया और इसको फिर वाई एज्यूम कर लिया। यानी कि पार्टिकल को वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर फेंका गया है। तो पार्टिकल को वाई एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर फेंका गया है, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग फेंका गया ना। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भी हॉरिजॉन्टल से एक्स एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे है, और वो वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे है, यानी कि वो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है। तो जो u है वहीं अगर ux लिख ले तो कोई दिक्कत। एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की दी हुई है, और फाइनली पार्टिकल एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हिट कर रहा है। तो अगर ये पार्टिकल एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हिट कर रहा है, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है ना। अगर ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v अलोंग वाई एक्सिस है, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस, यहां पे वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे हम लोग ये चीज तो बोल ही सकते हैं कि एक पार्टिकल है जिसके पास इनिशियली एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है u, और फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो गया, जीरो। तो u से उसको जीरो होना है, टाइम कैलकुलेट करना है। अब अगर किसी तरह एक्सेलरेशन फाइंड कर लें तो v इक्वल टू यू प्लस सी फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो अब चलो एक्सेलरेशन क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग ये देखना है, तो चलो यहाँ पर रिजॉल्व करते हैं। तो पार्टिकल को u से फेंका तो एक्सेलरेशन तो g डाउनवर्ड होता है ना, तो ये एक्सेलरेशन g वर्टिकली डाउनवर्ड प्लॉट कर लिया। अब इसका इस प्लेन के अलोंग कंपोनेंट एक आएगा और एक प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। अब प्लेन के अलोंग और परपेंडिकुलर दो आ गया। अब देखो ये g है, अब यहाँ पे इंक्लाइन सरफेस से एंगल है थीटा, ये 60 डिग्री। तो एक रिजल्ट होता है कि अगर किसी प्लेन का या किसी लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ अगर एंगल थीटा हो
उसके जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसका वर्टिकल के साथ सेम एंगल होता है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री जी। अब जी को रिजॉल्व करेंगे तो थीटा की तरफ कॉस से मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा जी कॉस 60 और इधर हो जाएगा जी साइन 60। या अब देखो जी, इस पार्टिकल को फेंका गया तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है u, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है 0, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है g cos 60। पूछा है टाइम की वैल्यू क्या होगी, v इक्वल टू यू प्लस 80। तो अप्लाई वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, वी इक्वल टू यू प्लस 80 अप्लाई कर लिया। अब देखो जी, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, फाइनल वेलोसिटी यहां पे क्या है 0, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, ठीक है। एंड ये एक्सेलरेशन जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन है वो चूंकि इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है तो रिटार्डेशन हुआ माइनस, तो माइनस जी कॉस 60 और इंटू टी, टी पूछा था यानी कि टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी u अपॉन जी कॉस 60 ये रहेगा। एंड कॉस 60 कितना होता है जी 1/2, तो कॉस 60 1/2 करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, तो कितना आ गया जी 2u/g, ये आ गया जी टाइम p/q। तो इसका आंसर होगा पार्टिकल को p से q तक जाने में जो टाइम लगा होगा वो कितना लगा होगा 2u/g। तो होपफुली ये अप्रोच तो समझ में आया होगा सबको, यहां से यहां जाने में इसको टाइम लगा 2u/g। अब देखो ये तो एक अप्रोच हो गया कि वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी फाइंड किया, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड किया, उस लाइन के लॉन्ग v इक्वल टू प्लस एट इक्वेशन लिख दिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जैसे ये इंक्लाइन सरफेसेज हैं तो इंक्लाइन सरफेस का रिजल्ट भी तो यूज होता होगा ना कहीं पे। अब देखते हैं कि यहां पर रिजल्ट यूज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अब देखते हैं भाई, अब देखो अगर एक बात कहें, अगर इस इंक्लाइन सरफेस को थोड़ा सा, ये जो इंक्लाइन सरफेस है थोड़ा सा अगर एक्सटेंशन किया जाता, अगर इसका एक्सटेंशन करके ऐसे आगे बढ़ा दिया जाए और रास्ते में ये इंक्लाइन सरफेस ना मिले तो इस पार्टिकल को फेंकेंगे तो ये पार्टिकल ऐसे आगे बढ़ते हुए ऐसे आके कहीं इधर जाके इस इंक्लाइन सरफेस पे मिलेगा ना, यानी कि ये प्रोजेक्टाइल जो है डाउन द इंक्लाइन का केस हो गया। अब प्रोजेक्टाइल डाउन द इंक्लाइन का केस है तो डाउन द इंक्लाइन वाले जो रिजल्ट्स हैं उन पे सोचना स्टार्ट करते हैं कि कैसे आएगा। अब देखो जी, यहां पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल है, और अगर वेलोसिटी ये इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल है तो ये तो मैक्सिमम हाइट पे होता है ना जी, यानी कि पॉइंट Q जो है इस इंक्लाइन सरफेस से मैक्सिमम हाइट है, तो ये मैक्सिमम हाइट भी चाहे तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं डाउन द इंक्लाइन का फॉर्मूला यूज करके। तो ये मैक्सिमम हाइट पे हिट कर रहा है, यानी कि ये पार्टिकल यहाँ पे अगर मैक्सिमम हाइट पे है तो मैक्सिमम हाइट पे जाने का टाइम ही पूछा है ना, और मैक्सिमम हाइट पे जाने का टाइम क्या होता है हाफ टाइम ऑफ लाइट, नहीं तो मैक्सिमम हाइट पे जाने का टाइम हाफ टाइम ऑफ लाइट, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे जी हम लोग, ठीक है। तो सीधे टाइम t लिखेंगे t इक्वल टू t/2 where t the time of flight down the incline। अब याद करें डाउन द इंक्लाइन का टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जो है डाउन द इंक्लाइन, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, डाउन द इंक्लाइन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट होता है t इक्वल टू u साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। अब बात आती है कि अल्फा बीटा है क्या जी, यहाँ पे अल्फा, इस रिजल्ट में जो अल्फा और बीटा एंगल्स हैं, बीटा एंगल होता है इंक्लाइन सरफेस का एंगल, ये इंक्लाइन सरफेस का जो एंगल है 60 डिग्री, इसी को हम लोग बीटा बोल रहे हैं, ये है हो गया बीटा, और अल्फा होता है हॉरिजॉन्टल से एंगल, तो यहां से जो 30 डिग्री एंगल दे रखा है यही क्या है, यही अल्फा है, ठीक है। तो अल्फा इज 30 डिग्री और बीटा इज 60 डिग्री, वैल्यू पुट करो जी, तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये t/2 है, ये 2 तो कैंसिल ही हो गया, यानी कि देखो जी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया t इक्वल टू यू इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री,
एंड अपॉन जी कॉस बीटा, जी कॉस 60 डिग्री, ये होगा ना, हो गया काम। साइन 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 90, साइन 90 की वैल्यू 1, यू बाई जी कॉस 60, जी कॉस 60, यू अपॉन जी कॉस 60। अगेन कॉस 60 की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 तो 2 पर चला जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 2u बाय जी। तो ये एक इंक्लाइन का केस हो गया जिसमें मैंने दो परपेंडिकुलर एक्सिस से दो परपेंडिकुलर प्लेन्स जो हैं इनका कॉन्सेप्ट यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे उसका देख लिया। एंड दूसरा मैंने डायरेक्टली जो डाउन द इंक्लाइन जो प्रोजेक्टाइल होता है उसके टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है उस फॉर्मूले का मैंने यहाँ पे यूज किया। तो होपफुली ये चीज समझ में आई होगी सबको। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। अब ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं पहले। जैसे क्वेश्चन ये है कि अगर किसी पार्टिकल को, कोई पार्टिकल है, इसको हॉरिजॉन्टल से फेंका गया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन u, इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा। ये पार्टिकल यहां से जाके मैक्सिमम हाइट, यहां पे मैक्सिमम हाइट तक गया, ठीक है। तो p इसका मैक्सिमम हाइट है, ये हम लोग का h मैक्स है, ठीक है, ये हो गया h मैक्स। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन ये है, बोला है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन O टू P। इस पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड O से P तक के एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है कि किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल में फेंका जाए u वेलोसिटी से, तो पार्टिकल जब तक मैक्सिमम हाइट पे गया उतनी देर में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो अब देखो जी, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने की जहां तक बात है, तो एक तो इसका अप्रोच ये होता है कि एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम फाइंड कर लो जी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम वो कैसे फाइंड करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट देखो, ओ से पी तक जाना है, ओ से पी तक का डिस्प्लेसमेंट ये हुआ ना जी, ये हो गया इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हम लोग का एच मैक्स है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये तो r/2 होता है ना जी, हाफ ऑफ द रेंज, नहीं r/2 ये, r/2 ये। अगर कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है तो अंडर रूट एच मैक्स स्क्वायर प्लस r/2 का स्क्वायर। एच मैक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आर का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे हमारे पास OP आ जाएगा। और O से P तक का डिस्प्लेसमेंट आ गया तो उसको टाइम से डिवाइड करना है। O से P तक का टाइम क्या होगा, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट से डिवाइड करेंगे, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये तो एकदम बेसिक फंडामेंटल अप्रोच हुआ कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम फाइंड किए, एवरेज वेलोसिटी आ गया। अब देखो जी, अब इसमें क्या करेंगे, मैं एक दूसरा अप्रोच बताने का ट्राई करता हूं। इस क्वेश्चन को हम लोग चाहें तो फिर से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। कि हमारे पास अगर देखा जाए तो u वेलोसिटी है, तो u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, ux इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ux की वैल्यू क्या आएगी जी, ux इक्वल टू u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट uy कितना आएगा जी, uy इक्वल टू u sin थीटा। यहां से पॉइंट P पे गया तो पॉइंट P पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम ही रहता है, तो Vx की वैल्यू क्या है, ये u cos थीटा। एंड यहां पे Vy की वैल्यू की बात करें तो यहां पे Vy जो होगा दैट इज 0, ठीक है। तो पॉइंट P पे Vy की वैल्यू 0, मैक्सिमम हाइट है तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 ही होता है ना। अब देखो हमारे पास जो भी वेलोसिटी है, किसी भी पॉइंट पर अगर वो वेलोसिटी फाइंड करूं तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी v दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी का x कंपोनेंट i कैप प्लस वेलोसिटी का y कंपोनेंट j कैप होता है ना जी। इन 2D मोशन वेलोसिटी अगर कभी भी डिफाइन करोगे तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट i कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप ये होगा।
अब देखो एवरेज वेलोसिटी पूछा था ना, एवरेज पूछा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी का एवरेज जो होगा दैट इज इक्वल टू Vx का एवरेज, एवरेज ऑफ Vx आई कैप एंड प्लस एवरेज ऑफ Vy जे कैप। Vx का एवरेज आई कैप प्लस Vy का एवरेज जे कैप, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो जी Vx का एवरेज, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो कांस्टेंट ही रहता है ना। अगर कोई क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट हो तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, सेम रह जाती है। अगर कोई भी चीज कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का एवरेज वही सेम वैल्यू रह जाती है। तो वेलोसिटी का एवरेज फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा u cos थीटा, एंड y कंपोनेंट का एवरेज अगर फाइंड किया जाए, y कंपोनेंट का एवरेज फाइंड करोगे तो y डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है g डाउनवर्ड। इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो हम लोग का एवरेज वैल्यू होता है वो होता है u इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 जे कैप। तो हो गया, ये आ गया u cos थीटा आई कैप एंड प्लस u sin थीटा प्लस 0 यानी कि u sin थीटा बाई 2 जे कैप। ये आ गया एवरेज वेलोसिटी। अब इसी का मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम O टू P दैट इज अंडर रूट u cos थीटा का स्क्वायर एंड प्लस u sin थीटा बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे स्क्वायर करके ऐड करेंगे, काम हो गया। तो ये जो है ये प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर कहीं भी एवरेज वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेशन को पूछे तो ये एक अच्छा अप्रोच है कि कहीं भी प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे तो दो डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करेंगे, एक्स और वाई में रिजॉल्व करेंगे और रिजॉल्व करके तब उसका एवरेज फाइंड करेंगे, एक्स का एवरेज फाइंड करेंगे, वाई का एवरेज फाइंड करेंगे और आई और जे का यूज करके हम लोग ऐड कर लेंगे उसको। नहीं, होपफुली ये भी चीज समझ में आई होगी। तो आज के लेक्चर में मैंने बेसिकली ये चीज बताने का ट्राई किया कि प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक थीम क्या होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है 2 डायमेंशनल मोशन है और उसको कैसे 2 1D में ब्रेक करके चीजों को लिखते हैं। तो इसमें जैसे मैंने डिफाइन किया हर एक सेक्शन से जो है मैंने एक एक क्वेश्चन जो है ट्राई किया है सॉल्व करने का। तो हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल का भी मैंने केस बताया, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर का भी केस बताया एंड प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन सरफेस का भी केस बताया। तो होपफुली ये इस वीडियो से आप लोगों को फायदा होगा। तो एक बार जो भी प्रोजेक्टाइल की थ्योरी है उस थ्योरी को एक बार पढ़ें, जो फॉर्मूले हैं फॉर्मूले को रिवाइज करें और तब इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं उनको एक बार खुद से ट्राई करें और तब जो भी सॉल्यूशन हमने बताया उसको आप देख सकते हैं। तो इससे आपको अच्छा फायदा होगा। तो ये रहा आज के वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन की बात। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि रिलेटिव मोशन जो है रिलेटिव मोशन को पूरा समराइज किया जाए। चलिए तब तक धन्यवाद सबको, जुड़े रहिए हमारे चैनल शिवाय गुरुकुल के साथ और अग्निपथ कोर्स के साथ। धन्यवाद।